नमस्कार, आप देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं ललित। हम लोग कला और संस्कृति डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले के जो टॉपिक थे उसमें मैं रिवाइज करवा देता हूं। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी तो उनको भी आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। जैसे इससे पहले हम लोगों ने गुफा स्थापत्य कला, चित्रकला, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, तो उनको भी आप साथ में लेके चलिए। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मंदिर स्थापत्य कला। हम लोग 4 या 5 वीडियो इसमें बनाएंगे और उसी में सारी जितनी भी मंदिर स्थापत्य की जो अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग जो मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग केवल एक वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप पूरी जो सीरीज है उस सीरीज को एक बार आप देखिए, उसके बाद सारा जितने भी सवाल, चाहे वो यूपीएससी के अंदर, चाहे वो आरएएस के अंदर या फिर अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है या अन्य एग्जाम जो हमारे राजस्थान में होते हैं, वो सब इससे कवर होंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो है कला और संस्कृति, और आज हम लोग पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य कला। ये मंदिर स्थापत्य कला या टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट 1 है, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि हम 4 या 5 कम से कम इसमें क्लास डिस्कस करेंगे, तब जाकर ये टॉपिक पूरा होगा, क्योंकि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है। देखिए, मंदिर स्थापत्य कला में जो चीज़ें शुरू की 2 क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियर कट एक पिक्चर बने कि हाँ ये चीज़ें हमें इस क्लास से समझ में आ जाएगी। और आप यकीन मानिए, एक बार अगर आप इस पूरे वीडियो को आप पढ़ेंगे तो नागर शैली, सबसे पहले तो मंदिर क्या है, फिर नागर शैली क्या है और गुप्त काल के कौन कौन से मंदिर थे, ये चीजें आपके आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एक तो मंदिर, नागर शैली और गुप्त काल के मंदिर, ये आज हम समझ लेंगे। इसके बाद के क्लास में हम पंचायतन शैली क्या होती है, महामेरु शैली क्या है, चालुक्य शैली, खजुराहो शैली, उड़िया शैली, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं हम 2 क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी ये आप चाहे तो इनको नोट कर लेना कि जब इन 2 वीडियो को आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, और इन शैलियों के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर है वो सारे मंदिर भी हम लोग समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो मंदिर आर्किटेक्चर है उसकी शुरुआत व्यवस्थित तरीके से शुरुआत कब हुई, गुप्त काल में। यहाँ बात क्या हो रही है, ये नहीं बोला जा रहा है कि मंदिर निर्माण गुप्त काल में आरंभ हुआ, लेकिन अगर व्यवस्थित शुरुआत की बात की जाए, ठीक है, तो ये कब आरंभ हुई, गुप्त काल में। और आपके दिमाग में रखना है आपको कि गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य को क्यों बढ़ावा मिला, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था मूर्ति पूजा। जब एक बार मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, हालांकि मूर्ति पूजा पहले होती थी लेकिन यहाँ मूर्ति पूजा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। एक बार जब मूर्ति पूजा आरंभ हो गई तो देवता के लिए एक अच्छे स्थान के निर्माण की भी आवश्यकता महसूस की गई और उसी के रूप में मंदिर का निर्माण हुआ। 7वीं सदी के बाद मंदिर स्थापत्य को सर्वाधिक बढ़ावा मिला। एक आदर्श मंदिर में निम्नलिखित आकृतियां होती है, ये आपको याद रखना है। यही से आपके सवाल बनना शुरू होते हैं कि एक जो मंदिर होता है, एक आदर्श मंदिर, एक मॉडल टेम्पल जो होता है, उसमें कौन कौन सी आकृतियां होती है। सबसे पहले जगती या आधार, ठीक है। जगती या आधार क्या होता है, अभी मैं आपको पूरा डायग्राम में भी ये बता दूंगा। जगती या आधार वो प्लेटफॉर्म या चबूतरा होता है जिस पर मंदिर बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह वह स्थान होता है जहां देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर आता है महामंडप, जिसे जगमोहन भी कहा जाता है। ये गर्भगृह के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद ये चीजें आपको एक मंदिर में देखने को मिलेगी, जैसे मंडप या नृत्य मंडप, ठीक है। ये महामंडप के आगे का हिस्सा है। फिर आता है अर्धमंडप, प्रवेश द्वार के पास का कक्ष, शिखर या विमान,
कक्ष के ऊपर का हिस्सा, शिखर के ऊपर स्थापित जो आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है? अम्लका। ठीक है, और अम्लका के ऊपर क्या रखा जाता है? कलश। ठीक है, अब देखिए ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सारी इस मंदिर में आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये मंदिर जो होता है उसका एक डायग्राम है, वो इस तरीके से होता है कुछ। इससे पहले एक और चीज, अंतराला, गर्भगृह और महामंडप के बीच का हिस्सा और प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ। अब देखो ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में रहता है तो एक मंदिर में क्या क्या चीजें होती है ये सब आप समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जगती या आधार, वो चबूतरा या प्लेटफॉर्म जिसपे मंदिर बनाया जाएगा, इसे कभी कभी वेदिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदिका। ठीक है, इस जगतीय आधार के ऊपर ये यहां होता है गर्भगृह। गर्भगृह ही वो स्थान है जिसमें देवता की क्या मूर्ति स्थापित की जाती है। गर्भगृह के ऊपर ये क्या है? ये विमान बना हुआ है जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ ऐसी देखिए ये आकृति बनी हुई है, इसे कहा जाता है अम्लका। अम्लका के ऊपर यहाँ इस तरीके की आकृति बनी हुई है जो कहलाती है कलश। ठीक है, इसके ऊपर ही जनरली झंडा लगाया जाता है। याद रखना आप, झंडा स्थापत्य का हिस्सा नहीं है, पर झंडा जो लगाया जाता है वो कलश के ऊपर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो है ये पूरा इस गर्भगृह के, कभी कभी गर्भगृह के इर्द गिर्द और कभी इस पूरे मंदिर के इर्द गिर्द क्या बनाया जाता है? परिक्रमा पथ बनाया जाता है। यह है अंतराला। अंतराला जगमोहन और महामंडप और गर्भगृह को अलग करता है। ठीक है, यानी ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? अंतराला कहलाता है। इसके बाद वाला जो कक्ष है, अब आपको ऐसे आगे बढ़ना है। गर्भगृह, गर्भगृह के आगे जगमोहन, जगमोहन के आगे क्या है? नृत्य मंदिर या मंडप, और नृत्य मंदिर या मंडप के आगे क्या है? भोग मंदिर या अर्ध मंडप। ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये यहाँ मंदिर की क्या बनाई गई है? यहाँ पर ये मंदिर की सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, तो एक आदर्श मंदिर जो होता है उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो आकृतियां होती है वो किस तरीके से होती है। एक तो ये आ जाता है कि जगमोहन में क्या होता है, तो जगमोहन एक प्रकार का असेंबली हॉल है। जगमोहन क्या है? असेंबली हॉल है, यानी यहाँ लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे? प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। ये जो है नृत्य मंदिर, ये वो स्थान है जहां पर क्या देवदासियां क्या नृत्य किया करती थी, है ना? देवदासियों के नृत्य करने का ये था। और ये है भोग मंदिर, इसे जनरली आप प्रसाद वितरण के रूप में भी देख सकते हैं। तो जितने भी अलग अलग जो अंग बनाए गए उन सबका अपना महत्व होता था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो एक जो मंदिर है वो इस तरीके से बनता है आदर्श मंदिर। ध्यान देना आप लोग, एक आदर्श मंदिर की बात हो रही है। हर मंदिर में जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो मंदिर निर्माण शैली है इसको क्षेत्र के अनुसार बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो पूरे भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां विकसित हो गई। ठीक है, पहली है नागर शैली, दूसरी है बैसर या वैसर शैली, तीसरी है द्रविड़ शैली। अब देखो, अगर आप भारत के मैप में देखोगे, इनके मंदिर के निर्माण का जो क्षेत्र था उसको आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? सॉरी, ये है ये वाला हिस्सा नागर शैली का। ठीक है, यानी उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए वो नागर शैली के बने। इसके बाद ये जो हिस्सा है ये किसका है? वैसर शैली।
है, यानी विंध्याचल पर्वतमाला और नर्मदा नदी से लेकर ये जो कृष्णा नदी है यहाँ तक मंदिर बनाए गए ये वेसर शैली के मंदिर थे। और बिल्कुल साउथ वाला जो हिस्सा है यहाँ जो मंदिर बने वो किसके हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए गए। ठीक है, तो अगर क्षेत्र भारत के पूरे मैप पर अगर आप देखेंगे तो भी आपको इस तरीके से चीजें दिखाई देगी कि नागर शैली उत्तर भारत में, वेसर शैली दक्षिण भारत और विंध्याचल यानी कृष्णा नदी और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का हिस्सा। ठीक है, और द्रविड़ शैली जो है वो बिल्कुल साउथ में, यानी आज का तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ मंदिर आपको वेसर शैली के मिलेंगे। और उत्तर भारत यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जितने भी जो राज्य हैं इन राज्यों में आपको नागर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सतही तौर पर जो मंदिर है अगर एक एक कक्ष की हम बात करें तो वो ऐसे होते हैं। जो नागर शैली है उसके मंदिर कुछ ऐसे होंगे, शिखर जो है ऐसा वक्राकार यानी कर्व शेप में आपको देखने को मिलेगा। द्रविड़ स्टाइल कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, और वेसर स्टाइल कुछ इस तरीके की होती है। पूरा डिटेल में इनकी क्या विशेषताएं होती है हम लोग डिस्कस करेंगे कि नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है और वेसर शैली क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में 3 शैलियां विकसित हुई मंदिर निर्माण की, नागर, वेसर और द्रविड़। सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। यहां से आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे और वो आपको परफेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले नागर शैली। तो नागर शैली में नागर शब्द किससे बना है, नगर से बना है। इस शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, मुख्यतः कहां हुआ, उत्तर भारत में। मुख्यतः नर्मदा नदी के उत्तर में इस शैली के मंदिर बनाए गए। वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जो राज्य है इन राज्यों में इस शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको एक प्रकार से रट लेना है, मान लीजिए आप आरंभिक मंदिर जो होते थे वो सपाट छत वाले होते थे, यानी उनके ऊपर ऐसे कर्व शेप में शिखर नहीं बनता था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या बनने लगा, वक्राकार शिखर बनने लगा। वक्राकार शिखर कैसे, जैसे ये अगर कक्ष बना हुआ है तो इसके ऊपर इस तरीके से क्या शिखर का निर्माण होने लगा। ठीक है, और इस शिखर के ऊपर यहां पर ऐसे अम्लका और ये कलश स्थापित किया जाने लगा। तो जब इस तरह की आकृति आप देखते हैं ऐसी, तो इसी को कहा जाता है क्या, वक्राकार शिखर। ठीक है, इसी को कहा जाता है वक्राकार शिखर। नेक्स्ट जो विशेषता है, पत्थर के आधार पर निर्माण होता था, यानी जगती या वेदिका जो होती थी वो पत्थर से बनती थी। सुरक्षा दीवार नहीं बनाई जाती थी, मंदिर के को एक घेरे में नहीं बनाया जाता था। हिमालय से लेकर विंध्याचल तक 8वीं से 13वीं सदी में सर्वाधिक निर्माण हुआ। आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय मंदिर होते हैं और मंदिर पूर्वी अथवा उत्तर मुखी होते हैं। ठीक है, मंदिर जो है वो या तो उनका मुख होगा वो पूर्व की तरफ होगा या फिर उत्तर की तरफ होगा। जनरली नागर शैली के मंदिर पश्चिमी मुखी नहीं होते। ठीक है, इसके बाद इन मंदिरों को ओडिशा में क्या कहा जाता है, कलिंग। ओडिशा में इनको कलिंग, गुजरात में कहा जाता है लाट और हिमालय में कहा जाता है पर्वत। ठीक है, अब आपको जो एक मंदिर का चित्र दिख रहा है ये नागर शैली का आदर्श मंदिर कहा जाता है और इसे नागर शैली का जेम भी कहा जाता है। ठीक है, ये मंदिर वो सारी चीजें अपने साथ ले रखी है इसने जो अभी आप लोगों ने पढ़ी थी। जैसे इसमें देखिए 4 कक्ष, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष, यानी वो सारी चीजें मतलब गर्भगृह, महामंडप, मंडप और अर्धमंडप ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। ठीक है, इसमें यहाँ देखिए ये
वक्राकार क्या बना हुआ है, शिखर बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ ये अम्लका है और इसके ऊपर यहाँ क्या, कलश रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इस शिखर से जुड़े हुए आप इस मंदिर को देखेंगे तो और भी शिखर है, जैसे यहाँ यहाँ ये, इन सबको रेखा शिखर कहा जाता है या रेखा प्रसाद शिखर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मंदिर कंद्रिया महादेव मंदिर है खजुराहो का, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पंचायतन शैली में और खजुराहो शैली में। ये नागर शैली का एक आदर्श मंदिर है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो नागर शैली के मंदिर में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब गुप्त काल में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ आपको सीधा फैक्ट याद रखना है कौन सा मंदिर कहाँ है, क्योंकि गुप्तकालीन जो आरंभिक मंदिर है उन सब में कोई बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है नागर शैली की, क्योंकि मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी। मेन जो मंदिर आपको मिलेंगे वो 8वीं से 12वीं 13वीं सदी के बीच में मिलेंगे, जिनमें सारी विशेषता देखने को मिलेगी। सबसे पहले गुप्तकाल के मंदिर में बुमरा का शिव मंदिर कहाँ है, सतना मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जो आरंभिक मंदिर है वो सपाट छत वाले होते थे। देखिए इस मंदिर पे कोई शिखर नहीं है, ये जो मंदिर है इसमें भी कोई शिखर नहीं है। ठीक है, ये मंदिर है, इस मंदिर में शिखर का निर्माण हुआ, यानी ये थोड़ा बाद का मंदिर रहा होगा। ये देखिए ऐसे पिलर बने हुए हैं, इस पर क्षैतिज यानी लिंटेल डाल दिया गया और मंदिर का निर्माण कर दिया गया। इसके बाद दूसरा मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर, कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश। तीसरा है भीतर गांव का विष्णु मंदिर, कानपुर यूपी। आपको याद रखना है भीतर गांव के विष्णु मंदिर में सबसे पहले तो ये शिखर बना हुआ है। दूसरी बात आपको याद रखना है ये जो मंदिर है ये मंदिर किससे, ईंटों से बनाया गया था, मंदिर ईंटों से निर्मित है। चौथी बात आपको याद रखना है मंदिर में यहाँ पर ये जो इसका प्रवेश द्वार है यहाँ आपको मेहराब जैसी आकृति बनी हुई दिखाई देगी। देखिए आप लोग, ये एक मेहराब जैसी आकृति यहाँ मंदिर में बनी हुई है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो मेहराब है वो बहुत बाद में बनने लगी 12वीं सदी के बाद, पर यहाँ ऐसी मेहराब जैसा शेप आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रवेश द्वार पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मंदिर है वो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़। ये मंदिर कुछ इस प्रकार का है, देखो चबूतरे पे मंदिर का निर्माण किया गया, ये गर्भगृह है और इस गर्भगृह के ऊपर ये क्या बना दिया गया, शिखर बना दिया गया। इसके बाद उदयगिरी का विष्णु मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर आपको याद रखना है उदयगिरी की गुफाओं में है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश। ये कुछ इस तरीके का मंदिर, यानी इसमें भी आपको शिखर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये है, आपको याद रखना है जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल का पहला शिखर वाला मंदिर माना जाता है। ये देखिए ऐसे शिखर का निर्माण हुआ होगा, लेकिन ये थोड़ा नष्ट हो गया, थोड़ा डैमेज हो चुका है। इसके बाद आता है दर्रा का मंदिर, ये कोटा में है। ये एक मंदिर के शेप में आपको दिखाई नहीं देगा, कोटा में कहा, दर्रा में। केवल ऐसे पिलर खड़े हुए हैं, ऐसे स्तंभ, और यहाँ एक सपाट छत डाली हुई है। तो ये भी दर्शाता है कि 4वीं या 5वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन सारे मंदिरों में वो ये है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल का पहला शिखर वाला मंदिर है। कुछ फैक्ट ये भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला शिखर युक्त मंदिर है, बात कर चुके हैं हम लोग। विशाल दत्त के मुद्रा राक्षस में देवगढ़ के दशावतार मंदिर के शिखर का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में मंदिर का निर्माण किससे, ईंटों यानी ब्रिक्स एवं पत्थर से होता था। भीतर गांव का विष्णु मंदिर एवं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो केवल इस तरीके का अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि जो गुप्तकालीन जो मंदिर है वो केवल पत्थर से बने हुए हैं या केवल ईंटों से बने हुए हैं, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ये, ठीक है, भीतर गांव के विष्णु मंदिर में मेहराब जैसी आकृति बनी हुई है। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं।
हालांकि भारत में वैज्ञानिक तरीके से मेहराब का निर्माण 12वीं सदी के बाद आरंभ हुआ। ठीक है, यानी जो मेहराब निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो 12वीं सदी के बाद हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में बहुत शॉर्ट में और पूरा टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हमने ये बात डिस्कस की कि नागर शैली क्या होती है, उसके मंदिर किस टाइप के होते हैं, ठीक है, और मंदिरों में कौन कौन सी चीजें होती है, उनकी विशेषताएं क्या है। आगे की जो क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे नागर शैली की उपशैलियां, जैसे पंचायतन शैली, जैसे चालुक्य शैली, खजुराहो शैली, कलिंग शैली, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके महत्वपूर्ण मंदिर क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।